Hello students, welcome to Bhim English Academy. I hope you all are fine and fit. देखिए, कल हमने आपको बताया था कि ग्रामर क्या होती है. व्हाट इज ग्रामर. ग्रामर के बारे में बताया था, वर्ड्स के बारे में बताया था, टाइप ऑफ वर्ड्स के बारे में बताया था जिसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं. टेंस बताए थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं. देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस. कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो ये तीनों हमने आपको बताए थे और ये भी बताया था कि ये अपने आप में 4 प्रकार के होते हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, हम सबसे पहले आपको इसकी पहचान बताते हैं कि देखो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कोई भी सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है. देखिए, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में ता है, ती है, ते है वर्ड आते हैं. क्या? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है वर्ड आते हैं. ओके, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है. इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो डू और डज यूज करते हैं. ठीक है, देखिए ठीक है, समझ गए. आपको कोई भी सेंटेंस मिले और उसके लास्ट में अगर ता है और ती है वर्ड आता है या ते है वर्ड आता है तो समझ जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये अपने आप में 4 प्रकार के सेंटेंसेस में डिवाइड होता है. कितने? 4 प्रकार के सेंटेंसेस में डिवाइड होता है. कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव. समझ गए. देखिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से. आइए, कौन सा है फर्स्ट? ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस. देखिए, सबसे पहले इसका वर्ब पैटर्न हम बताते हैं आपको. देखिए, वर्ब पैटर्न में वर्ब पैटर्न क्या होता है? देखिए, वर्ब पैटर्न होता है जैसे कि हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं तो मैथ्स को सॉल्व करने में हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं तभी हम मैथ्स के किसी भी सम को सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, उसी प्रकार से इसका वर्ब पैटर्न होता है. जब तक हमें इसका वर्ब पैटर्न नहीं पता होगा हम इसके सेंटेंस को ठीक से नहीं बना सकते. हमें नहीं पता कि हम उसके अलावा हम कुछ भी कहीं भी ऐड कर देंगे तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले वर्ब पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है. तो देखिए इसका वर्ब पैटर्न क्या है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप. देखिए, इसमें फुल स्टॉप भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो वहां आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. बिना फुल स्टॉप लगाए आगे अगर आप कुछ ऐड कर देते तो वहां पर पूरा ही गलत हो जाता है. उसका सेंस ही कुछ और निकल के आता है, उसका हिंदी में मीन भी कुछ और ही निकल के आता है. इसलिए सेंटेंस लगाना फुल स्टॉप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है सेंटेंस के लास्ट में. ठीक है, देखिए अब हम इसके ये आपको पता चल गया. अब देखिए इसकी हम आपको पहचान बताते हैं. ठीक है, कि इसमें हम बताते हैं इसके रूल्स बताते हैं. ठीक है, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं. देखिए, अगर इसके जो वाक्य होते हैं, ठीक है, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी स्टार्टिंग अगर ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से की गई हो तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं. ठीक है, अगर इसके शुरू में ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं. और अगर आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसके सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है
तो हम वहां पे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए क्या? अगर ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाता है, और आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। देखिए, इस पे हम आपको सेंटेंसेस बता देते हैं। हम आपको एक दो सेंटेंसेस बताएंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे गीता स्कूल जाती है। देखिए ती है आगे ना, लास्ट में ये ती है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ऐसे आपको पहचान इसकी पता करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? गीता। गीता, अब गीता सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे? वो जा रही है, तो ये वर्ब हो गया। ठीक है, जाने को हम क्या बोलते हैं? गो। अब क्योंकि सिंगुलर है तो इसमें ईएस लग जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पे? स्कूल, टू। और अगर इसके अलावा गीता स्कूल जाती के अलावा कुछ और होता तो वो अदर वर्ड में आ जाता है, वो हम इसके बाद में लिखते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? गीता स्कूल जाती है, गीता गोज टू स्कूल। एक और देख लीजिए, हम इस पार्क में खेलते हैं। देखिए, हम इस पार्क में खेलते हैं। देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम के लिए हम क्या लिखेंगे? वी। ठीक है, वर्ब क्या है यहाँ पे? खेलते। क्या कर रहे हैं हम लोग? खेल रहे हैं, तो प्ले। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वी लिया है, क्योंकि प्लूरल में है, तो हम ऐसे यस नहीं लगाएंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, वी प्ले इन दिस पार्क। समझ गए? हम इस पार्क में खेलते हैं, वी प्ले इन दिस पार्क। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट? ठीक है, इसके बाद में इसी के साथ में इसके बाद में हम आपको और कुछ रूल्स बताते हैं इसके। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा कि हमने इसमें आप गो में ईएस लगाया, वहां पे एस क्यों नहीं लगाया, तो ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि किस वर्ब के साथ में हम एस लगाएंगे और किस वर्ब के साथ में हम ईएस लगाएंगे। तो देखिए इसका थर्ड रूल। ठीक है, तो फर्स्ट रूल कौन सा था? ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करते हैं। और सेकंड रूल था आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। और थर्ड रूल देखिए, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, जेड और एक्स, जहां पर किसी भी वर्ब के लास्ट में ये वर्ड आ जाते हैं। देखिए एक्स को हम सही से बना देते हैं, आपको शायद समझ में ना आए। ठीक है, देखिए कहीं भी किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो वहां पर हम इसके साथ में ईएस का यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ये 6 वर्ड आ जाए, एस एस, एस एच, सी एच, ओ, जेड और एक्स, अगर ये 6 वर्ड आ जाते हैं तो हम इसके साथ में ईएस का यूज करते हैं। और अगर इसके अलावा कोई भी वर्ड आ जाता है तो वहां पर हम ओनली एस का यूज करते हैं। अगर इन 6 वर्ड के अलावा कोई और वर्ड आ जाता है वर्ब के लास्ट में तो हम वहां पर ओनली एस का यूज करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, कैच। ठीक है, कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना। सी एच आ गया ना, सी एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कैचेस। ठीक है, जैसे कि आप देखिए गो, तो ये ओ आ गया ना, क्या हो जाएगा? ये गोज। ठीक है, और अगर इन 6 वर्ड में से कुछ नहीं आता है
तो वहां पर हम ओनली एस का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए वर्क, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्क्स, ठीक है, इस तरह से समझ गए, नोट कीजिए इसे। ठीक है, इसके बाद में इसका फोर्थ रूल देखिए। ठीक है, देखिए इसका फोर्थ रूल देखिए। देखिए अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई आता है, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई आता है और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ हो, अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई आ जाए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया गया हो, तो वहां पर हम वाई को हटाकर IES का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई आ जाए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया गया हो, तो वहां पर हम वाई को हटाकर IES का यूज करते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल, अगर किसी, देखिए इससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे और IES का यूज करेंगे। समझ गए। देखिए जैसे कि हो गया मैरी, ठीक है, तो इससे पहले क्या आया हमारा कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। एक और देखिए स्टडी, ये देखिए वाई आ गया लास्ट में, इससे पहले क्या है डी, तो डी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, ये भी क्या हो जाएगा स्टडीज। ठीक है, समझ गए। देखिए और अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई आ जाए और उससे पहले कोई वोबल दिया गया हो, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई आ जाए और उससे पहले कोई वोबल हो, तो वहां पर क्या करेंगे, हम वाई के साथ ही हम एस ऐड कर देते हैं। समझ गए। अगर वाई से पहले कोई वोबल आ जाए तो हम वहां पे वाई के साथ ही हम एस ऐड कर देते हैं। देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, डिले, तो हम इसको क्या कर देंगे, वाई हटा के IES तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि ए है, ए वोबल है, तो हम इसको क्या करेंगे डिलेज, वाई के साथ में ही हमने एस ऐड कर दिया। प्ले, क्या हो जाएगा ये प्लेज। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हो गया नोट। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हमने आपको सब कुछ बताया, लेकिन जो इसकी हेल्पिंग वर्ब थी डू डज, उसका यूज हमने आपको कहीं भी नहीं बताया अभी तक। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में कहीं कोई निश्चित काम हो रहा हो, मतलब कोई भी काम जरूरी ही हो रहा हो या उसमें दृढ़ता नजर आ रही हो, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वह गरीबों की सहायता अवश्य ही करती है। ठीक है, देखिए वह गरीबों की सहायता अवश्य ही करती है, तो वो जरूर, मतलब इसमें ही हो गया ना, कंपल्सरी हो गया कि वह अवश्य ही गरीबों की सहायता कर रही है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करेंगे, तो वो हम इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसका, करती है, लड़की है, तो हम वह के लिए क्या यूज करेंगे शी। सिंगुलर है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी डज, शी डज हेल्प द पुअर। अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिया है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, तो इसलिए हम
जो इसकी वर्ब है उसमें हम एस या ईएस नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है, ठीक है। और अगर हमें इसके साथ में एस ऐड करना होगा तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे। देखिए हम इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, शी हेल्प्स द पुअर सर्टेनली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है तो हमने एस ऐड कर दिया है, ठीक है। देखिए समझ में आ गया आपको, इसको नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। इसी के साथ में हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म होता है। ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इसके रूल्स हम आपको बता देते हैं। ओके, देखिए नेगेटिव सेंटेंस के रूल देखिए। इसका सबसे पहला रूल, अगर ही शी इट तथा कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही शी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए ही शी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। ही शी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। और आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। और इन दोनों के साथ ही हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वहां पर हम एस और ईएस नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ही शी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। समझ गए? देखिए सबसे पहले हम आपको इसका वर्ब पैटर्न बताते हैं। देखिए वर्ब पैटर्न क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे समझ में? और रूल्स इसके वही हो गए कि ही शी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं, एंड आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। तो हम इसको सेंटेंस के थ्रू आपको समझाते हैं, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। देखिए बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। अब बच्चे हैं तो बच्चे हैं बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लूरल है, बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन है, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, डू, ठीक है, डू। देन नॉट, चिल्ड्रन डू नॉट, मचाते हैं के लिए, शोर मचाने के लिए क्या आता है, मेक ए नॉइज। चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज, ठीक है। बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज। एक और देखिए, वह अपनी कक्षा में गाना नहीं गाती है। देखिए वह अपनी कक्षा में गाना नहीं गाती है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए गाती है, सिंगुलर आगे, सबसे पहली बात तो ये फीमेल है, लड़की है और सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लड़की है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, शी, ठीक है। सिंगुलर है तो डज, डज
नॉट, ठीक है। गाना गाने के लिए क्या आता है, सिंग ए सॉन्ग इन हर क्लास। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग इन हर क्लास। आगे समझ में, वह अपनी कक्षा में गाना नहीं गाती है। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग इन हर क्लास, ठीक है। आगे समझ में, नोट कीजिए इसे। ठीक है, हो गया नोट। देखिए इसी के साथ में हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म होता है। ये ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं और इनको आप पढ़ेंगे आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा आता है हमारा, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है इसके बाद में हमारा, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए इसका वर्ब पैटर्न, देखिए इसका वर्ब पैटर्न में क्या आता है, इसमें सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसमें बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, इसमें इस प्रकार के वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आता है। किसी भी वाक्य के शुरू में अगर क्या शब्द आ जाए तो उसको देख लीजिएगा कि वो सिंगल इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। ये आप समझ जाएगा कि अगर किसी भी वाक्य के शुरू में अगर क्या शब्द आ जाता है तो वो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। देखिए अब जैसे कि इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। देखिए क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो हम क्या के लिए इसमें वॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो हम क्या के लिए वॉट का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं। देखिए क्या आएगा यहाँ पे, उड़ते हैं बहुत सारे हैं तो क्या आएगा, डू, ठीक है, डू। पक्षी बर्ड्स, डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई, डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। इसका एक और देखिए, क्या मोहन अपनी छत पर पतंग उड़ाता है। क्या मोहन अपनी छत पर पतंग उड़ाता है। देखिए उड़ाता है सिंगुलर है, मोहन, ठीक है, सिंगुलर है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डज, ठीक है। डज मोहन फ्लाई द काइट ऑन हिज रूफ, डज मोहन फ्लाई द काइट ऑन हिज रूफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने नोट इसलिए लिखा था नोट कि अगर किसी भी वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है तो वहां पर हम नॉट का यूज कर देंगे
और अगर नहीं आता है, हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव वे में आता है, तो वहां पर हम नॉट को स्किप कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, हो गया नोट। इसी के साथ में हमारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट आ जाता है हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए इसका वर्ब पैटर्न देखिए। सबसे पहले आप नोट करने चल रहा वर्ब पैटर्न है इसका क्या, देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन वर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए मैं बताती हूँ आपको, अगर किसी भी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी शब्द किसी भी सेंटेंस के बीच में आ जाए तो हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय उनकी इंग्लिश, जैसे कि कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, क्यों, व्हाई, ठीक है, आज होती है, जैसे कि आपको सबको पता होगा, उसका यूज हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय सबसे पहले ये जो क्वेश्चन वर्ड लिखा है इसकी जगह पर हम करते हैं। ठीक है, देखिए इसके मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूजा अपनी माँ के साथ रसोई में क्या बनाती है। पूजा अपनी माँ के साथ रसोई में क्या बनाती है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसमें देखिए क्या आ गया। अब देखिए सबसे पहले एक चीज देखिए, अभी मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया था कि अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो हम उसकी जगह व्हाट का यूज ना करके हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करते हैं। लेकिन अगर क्या शब्द बीच में आ जाता है तो वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए इसमें क्या के लिए व्हाट का यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट का सबसे पहले करेंगे। देखिए व्हाट पूजा है, सिंगुलर है, डज पूजा, कुक with her mother in the kitchen। देखिए what does पूजा cook with her mother in the kitchen। पूजा अपनी माँ के साथ रसोई में क्या बनाती है। what does पूजा cook with her mother in the kitchen। ठीक है, आगे समझ में। देखिए एक और मैं आपको बता देती हूँ, एक एग्जाम्पल और देखिए, तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो। तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कहाँ, तो वेयर। अब तुम है, तुम के लिए क्या आता है, यू के साथ में हमें क्या यूज करना है, डू। वेयर डू यू
लिव इन दिल्ली। तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। ठीक है, आगे समझ में, इसको नोट कीजिए। देखिए, इसी के साथ में हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस खत्म होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके जो मेन रूल्स हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट मतलब जो आजकल कंपटीशन में आते हैं, जिन पर डिपेंड आजकल कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, वो रूल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं पर बेस क्वेश्चंस आते हैं आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, ओके। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार जरूर देखिए। ठीक है, 2-3, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आप इसको बार बार देखेंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।